अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आवर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है हाउ वी ब्रीथ। ये पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से नेक्स्ट वाला टॉपिक है हाउ वी ब्रीथ या ब्रीदिंग। इसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डिटेलली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो चेंज करती है शेप। दो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी वजह से ये चेंज इन शेप होता है। एक है डायाफ्रैगम और एक है रिब्स, जो इनके दरमियान इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब जो हैं वो ज़रा ऊपर को मतलब राइज करते हैं, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो नीचे को डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम स्टडी करेंगे ये कैसे मूव करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो डायाफ्रैगम जो है वो क्या है, बेसिकली एक टफ डूम शेप शीट ऑफ मसल है। ठीक है, सख्त जो है वो डूम शेप, अभी मैं पिक्चर में आपको दिखाऊंगा कैसी होती है। ठीक है, डूम शेप बेसिकली जो है वो ऐसे ऊपर की ओर डूम की शक्ल होती है ऐसे। तो मसल्स की एक शीट है। इसी तरह जो रिब्स हैं उनके दरमियान कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, पेयर ऑफ रिब्स के दरमियान जो मसल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। दीज मसल्स यानी कि अब हम फिर से बात कर रहे हैं डायाफ्रैगम की, तो ये मसल्स जो हैं दीज मसल्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट डायाफ्रैगम पुल डाउन, व्हेन रिलैक्स अगेन पुल्ड अपवर्ड। तो जब ये डायाफ्रैगम जो है इसके मसल जो हैं या ये मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पुल डाउन नीचे को हो जाते हैं, व्हेन रिलैक्स अगेन पुल्ड अपवर्ड। ठीक है, ये इसकी बेसिक पोजीशन अपवर्ड ही है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी बेसिक पोजीशन है, ये ऊपर ही रहता है। ठीक है, जब ये रिलैक्स हो, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऊपर से नीचे को मूव कर जाता है। ठीक है, इसी तरह जैसे दूसरे जो मसल्स हैं मैंने आपको बताया था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब केज रेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है कि डायाफ्रैगम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लोअर हो जाता है, जबकि मसल्स जब इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब केज रेज हो जाता है। तो ये ही एक इसमें डिफरेंस है कि डायाफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नीचे को मूव कर जाता है, जबकि इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो रिब केज ऊपर को मूव हो जाता है। में देखते हैं कि ये डायाफ्रैगम किस तरह मूव कर रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे को मूव करता है, और जब रिलैक्स होता है तो ऊपर को। इसी तरह रिब केज भी आप देख सकते हैं कि जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब केज ऊपर को उठ जाता है, रेज हो जाता है, और जब इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करते हैं तो रिब केज नीचे को मूव करता है। तो अब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की तरफ मूव करते हैं, ब्रीदिंग आउट एंड ब्रीदिंग इन। ठीक है, ब्रीदिंग इन को इनहेलेशन भी बोलते हैं कि सांस का अंदर जाना। इसमें क्या होता है, बेसिक हमने वीडियो में भी देख लिया है कि ब्रीदिंग करते हुए जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो डायाफ्रैगम जो कि डूम शेप्ड है यानी कि ऊपर को होता है, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वो नीचे को हो जाता है। ठीक है, ताकि चेस्ट की कैविटी के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और हवा जो है या एयर जो है वो बाहर से अंदर को मूव करे। इसी तरह इंटरकोस्टल मसल जो हैं, ब्रीदिंग इन जब हम करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से रिब केज रेज हो जाता है। जब रिब केज ऊपर को होगा तो अब चेस्ट की अंदर और मज़ीद स्पेस बन गई। अब उसको फिल भी तो करना है, फिल करने के लिए एयर जो है वो बाहर से रश इनटू योर लंग्स। तो इसको अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिब केज जो है ब्रीदिंग इन जब हुई है, एयर इनहेल हुई है, तो डायाफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी वजह से नीचे को मूव कर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे को मूव कर गया। जबकि इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो रिब केज ऊपर को मूव किया है, एक्सपैंड हुआ है रिब केज। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं लेकिन रिब केज ऊपर को उठ गया है मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से।
इसी तरह अगर हम ब्रीदिंग आउट में देखें तो जस्ट आपने इसमें भी 2 पॉइंट का ही जिक्र करना है। आपकी बुक में इतना ही है कि डायाफ्रागम रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है तो ये देखें अब फिर से डूम शेप में आ गया, ऊपर को उठ गया। इसी तरह जब एयर को एक्सेल किया जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायाफ्रागम जो है वो रिलैक्स होके अपनी वापस डूम शेप पोजीशन में आ चुका है, यानी कि ऊपर को मूव कर गया है। और जबकि जो इंटरकोस्टल मसल्स थे वो भी रिलैक्स ही किए हैं, लेकिन रिब केज जो है वो अब नीचे को हो गया है, ठीक है, लोअर्ड हो गया है। और चेस्ट के अंदर जो स्पेस है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से एयर को अब अंदर से निकल के बाहर की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो इस तरह एक्सेलेशन होती है। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स दोनों देखें कि डायाफ्रागम रिलैक्स कर रहा है और पुल्ड अपवर्ड, वो अपनी जगह पे आ गया। इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर रहे हैं और रिब केज इज लोअर्ड, और वो नीचे हो गए हैं, जिसकी वजह से अंदर हवा के लिए जगह कम हो गई है और एयर बाहर निकल आई है। तो यहाँ पे देखें कि दोनों में जस्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं और आपको ये 2 पॉइंट्स ही याद करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में। और आप देख लें कि ब्रीदिंग में जब इन्हेलेशन होती है तो डायाफ्रागम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डायाफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे को चला जाता है, जबकि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब केज ऊपर को रेज हो जाता है। और यहाँ पे दोनों रिलैक्स कर रहे हैं मसल्स, लेकिन उसके नतीजे में डायाफ्रागम तो ऊपर को मूव कर रहा है और इंटरकोस्टल मसल जो हैं उनके रिलैक्स होने से रिब केज नीचे को मूव कर रहा है। तो आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।